बांटा किसने है? हाँ, रामायण से लेके आज तक लोगों को जाति जातियों में किसने बांटा है? ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये बंटवारा किसने किया है? इन्होंने ही बांटा है, इन्होंने ही काटा है। चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में है, महिलाओं की सुरक्षा का। तो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा यहाँ पर रहेगा। कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने शरद पवार जी के बारे में कहा था भटकती आत्मा है। इस बार अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार के सरगना है। उनको कह रहे हैं भ्रष्टाचार के सरगना जिनको पद्म विभूषण दिया इन्हीं के सरकार ने। लोकसभा में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी 16 जगह पे गए थे कैंपेन करने के लिए। उनमें से 15 जगह पे बीजेपी की हार हुई थी, जहां जहां वो कैंपेन करने गए। अब महाराष्ट्र में वो जहां जहां कैंपेन करेंगे उस हर जगह पर बीजेपी का नुकसान होगा। महाराष्ट्र के असेंबली के 16 विधायकों को निष्कासित करने के खिलाफ आज तक फैसला नहीं आया है। अब जब हम दूसरे चुनाव के सामने जा रहे हैं, 15 सालों से सत्ता में नहीं है, क्या सिर्फ चिट्ठी लिखने, ट्विटर पे लिखने, एक्स पे लिखने, या कोर्ट जाने से इसका सोल्यूशन कुछ होने वाला है क्या? सड़क पर कौन उतरेगा, आंदोलन कौन करेगा? महाराष्ट्र, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने। दो महत्वपूर्ण गठबंधन, महायुति और महाविकास अघाड़ी, दो इम्पोर्टेंट गठबंधन। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर भी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, और अभी तकरीबन 30 दलों का गठबंधन हुआ है दिल्ली में, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वो ही महाराष्ट्र के चुनाव में होंगे। महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है। वहां पर कई पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स हैं, पार्टीज हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, और बहुत ही मोर्चेबंदी तरीके से हो रही। तो ये चुनाव विपक्ष का भविष्य भी लिख सकता है, और इसलिए ये दोनों गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो छोटे छोटे गठबंधन है उनकी क्या भूमिका होगी, चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट निरंजन टकले साहब मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर इनकी पैनी नजर रहती है, और इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, और 20 तारीख को जो चुनाव होगा और 23 को जो रिजल्ट आएगा, क्या होगी स्थिति, कौन कौन से मुद्दे हैं, किनका पलड़ा किन पे भारी। स्वागत है निरंजन साहब जी। धन्यवाद सर। जी जी, चलिए अब फ्लोर आपका है। जी हाँ, महाराष्ट्र की बहुत कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। और जैसे हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि हरियाणा के चुनाव के बाद जो कुछ ईवीएम के बारे में धांधली हुई, उसके बारे में कांग्रेस ने लगातार चुनाव आयोग को खत लिखे। उन खतों में से एक खत का जवाब चुनाव आयोग ने बहुत ही मतलब एरोगेंट तरीके से उसका जवाब दिया। उसके बाद दोबारा उनको एक खत लिखा गया है जिसका कोई जवाब नहीं है, और उसका अगर जवाब नहीं आता है या आता भी है तो कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएगी और कानूनी कार्रवाई उसके बारे में करेगी। तो अब कोर्ट से कितनी उम्मीद करेंगे इस बात का तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट भी हमने देखा कि इस देश के चीफ जस्टिस ये उन्होंने खुद ये कबूल किया कि उन्होंने संविधान के आधार पर नहीं बल्कि भगवान से प्रार्थना करके अयोध्या के डिसीजन के बारे में उन्होंने लिया था। तो अब पूरी न्याय व्यवस्था किस तरफ जा रही है ये खुद चीफ जस्टिस ने कह दिया है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कांग्रेस कोर्ट में जाती भी है तो चुनाव कोर्ट क्या करेगी इसका अभी तक तो कुछ पता नहीं है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने बेतुके आरोप ट्विटर पर कांग्रेस पर किए, एक्स हैंडल पर, और 4-5 ट्वीट्स उन्होंने लिखे कि कांग्रेस हमेशा अपने प्रोमिसेस से मुकर जाती है, रोल बैक करेगी। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बद से बदतरीन हो गई है कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में और
उसके पलट के जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया और सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, प्रियांक खड़गे, उन सभी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जवाब दिया, तो पहली बार ये देखा कि इस देश का डरपोक प्रधानमंत्री अपने ट्वीट डिलीट करके भाग गया। उस बहस में आया निरंजन ही साहब, नहीं। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है और 50 में भी पार कर गया हूँ। राजनीतिक दलों को हमने सड़क पर उतरते और आंदोलन करते देखा है लगातार। क्या ये पॉलिटिकल कल्चर बदल रहा है? देखो, बीजेपी को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश में उनकी हुकूमत है और जहाँ नहीं है वहाँ कितना हंगामा जी। करते हैं वो भी हमने देखा है, बंगाल एग्ज़ाम्पल ही। क्या विपक्ष 15 सालों से सत्ता में नहीं है? क्या सिर्फ चिट्ठी लिखने, ट्विटर पे लिखने, एक्स पे लिखने या कोर्ट जाने से इसका सॉल्यूशन कुछ होने वाला है क्या? सड़क पर कौन उतरेगा? आंदोलन कौन करेगा? जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है इसमें कि सड़क पे आंदोलन तो होना ही चाहिए। क्योंकि लोहिया ने ये कहा था कि सड़कें खामोश होती है तब संसद आवारा हो जाती है। तो ये हुँ, बात तो है ही। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि ये आखिरी मोमेंट तक इस देश की कानूनी प्रक्रिया पर, न्याय व्यवस्था पर भरोसा दिखाने की कोशिश है। अगर ये उम्मीद अभी टूट जाती है, न्याय व्यवस्था अगर इस बार इस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती, एक भी जज अगर अपनी रीढ़ की हड्डी ढूँढ नहीं पाता है, तो मुझे लगता है कि जनता ही रास्ते पर उतर आएगी और शायद ये महाराष्ट्र चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि अब ऊब गई है। महाराष्ट्र की जनता तो लिटरली ऊब गई है, इस जिस तरह से पूरा भाजपा का शासन रहा है 10 सालों में। प्रिसाइज़ली दिस इज़ माय क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पार्टी क्या समझती है? जनता लड़ के उनको सत्ता परोस के दे दे, ऑपोज़िशन ये समझती है कि ऑपोज़िशन लीड करेगा उस आंदोलन को? जी, देखिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एटलीस्ट शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इनके पास बहुत बड़ी शक्ति है रास्ते पर उतरने की। कैडर बेस्ड जो हम कहेंगे, उनके पास बहुत बड़ा कैडर है, मसल पावर है। तो ऐसी सूरत में ये 2 पार्टियाँ डेफ़िनेटली मुझे लगता है रास्ते पर आएँगी। शिवसेना 100% रास्ते पर आएगी। उन्होंने मतलब लिटरली उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव ये चोरी कर लिया चुनाव आयोग ने मुंबई में। 48 वोटों से जीता है। वाइकर, रविंद्र वाइकर जो है हुँ, एकनाथ हुँ, शिंदे हुँ। की पार्टी का, 48 वोटों से जीता है और लिटरली वो चोरी की गई किया हुआ चुनाव है। उसके खिलाफ वो कोर्ट में है ही गए हुए। महाराष्ट्र के असेंबली के 16 विधायकों के को निष्कासित करने के खिलाफ आज तक फैसला नहीं आया है, अब जब हम दूसरे चुनाव के सामने जा रहे हैं। लेकिन उसका फैसला आज तक उसका आया नहीं है, पिछले 2.5 सालों में। और इसलिए मैंने एक्चुअली एक मराठी में वीडियो भी किया था, वो पूरा उनका चंद्रचूड़ का जो भाषण हुआ पूना में, कि हुँ, कैसे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की वगैरह। तभी मैंने एक वीडियो किया था कि चंद्रचूड़ अब रिटायर्ड मत होना, इस्तीफ़ा दे दो। हुँ। हमारा भरोसा उड़ गया है आपके ऊपर से। आप रिटायर होने के लायक ही नहीं हो, आप इस्तीफ़ा दे दो। पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। अब यही देखना है कि इस चुनाव में चुनाव आयोग और कोर्ट, जुडिशरी दोनों किस तरह से बर्ताव महाराष्ट्र में करते हैं। हरियाणा के डीजीपी का ट्रांसफ़र हो गया, माँग करते ही उसकी ट्रांसफ़र हो गई थी। महाराष्ट्र के डीजीपी की ट्रांसफ़र की माँग लगातार हो रही है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र में डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रश्मि शुक्ला, इनका नाम पहले महाराष्ट्र के में अपोज़िशन पार्टीज़ के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, इनके नेताओं के फ़ोन टैप करने के मामले में भी आया था। इन्हीं का नाम इन्हीं का जी। नाम भीमा कोरेगांव केस में एविडेंस प्लांट करने के बारे में भी आया था। जो जो आज जेल में बंद है पिछले 5 सालों से, उनके लैपटॉप हुँ, पर जो एविडेंस प्लांट किए गए, जो यूएस में मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बताया कि किस तरह से ये एविडेंस प्लांट किया गया था। इसमें भी रश्मि शुक्ला का नाम है, इसके बावजूद उनकी ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हो रही है। तो अब ज़रूर ये देखना होगा कि चुनाव आयोग कितनी निष्पक्षता से ये महाराष्ट्र के चुनाव करता है। नहीं तो महाराष्ट्र तो मुझे लगता है रास्ते पर आ जाएगा इसके अच्छा, खिलाफ। चलिए खैर बहरहाल आगे महाराष्ट्र और पे आते हैं। और ये जो 2 इंसिडेंसेस हुए, एक तो चुनाव आयोग
का किस तरह से रवैया रहा है अभी तक, दूसरा नरेंद्र मोदी और खरगे के बीच में जिस तरह से झड़प हुई है और नरेंद्र मोदी ट्वीट डिलीट करके भाग गए, वो देखने के बाद अब महाराष्ट्र में वो आने वाले हैं 8 तारीख को, 8 नवंबर को, जब हम बरसी मना रहे होंगे नोटबंदी की। उसी दिन महाराष्ट्र हम्म में कैंपेन के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि फिर से एक बार उनका चेहरा दिखाकर महाराष्ट्र के हम्म चुनाव के सामने जाया जाए। लेकिन जैसे लोकसभा में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी 16 जगह पे गए थे कैंपेन करने के लिए, उसमें उनमें से 15 जगह पे बीजेपी की हार हुई थी, जहां-जहां वो कैंपेन करने गए। अब महाराष्ट्र में वो जहां-जहां कैंपेन करेंगे, उस हर जगह पर बीजेपी का नुकसान होगा। वो जितना कैंपेन करेंगे उतना नुकसान होगा। अमित शाह जितना महाराष्ट्र में कैंपेन करेंगे उतना नुकसान होगा। कुछ दिन पहले की बात है, अभी स्पेन के प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ गुजरात में वडोदरा में जो टाटा और एयरबस के बीच में जॉइंट वेंचर का लॉन्चिंग किया गया एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो प्लांट एक्चुअली नागपुर में आने वाला था 35,000 करोड़ का, जिससे महाराष्ट्र में हम्म 10-15 हजार लोगों को नौकरी मिल सकती थी, लड़कों को। रोजगार मिलता। वो महाराष्ट्र से छीना गया और वो गुजरात चला गया। इसी तरह से नासिक में जहां मैं रहता हूँ, यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा हम्म का इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट आने वाला था 25,000 करोड़ की लागत से, वो भी छीना गया, वो गुजरात चला गया। फॉक्सकॉन, वेदांता फॉक्सकॉन का 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में आने वाला था, वो भी छीन कर लेके गए गुजरात। तो महाराष्ट्र से रोजगार किस तरह से छीना जा रहा है, ये लगातार हमको देखने को मिल रहा है। पिछले 2019 के चुनाव के वक्त, महाराष्ट्र से रोजगार छीन के गुजरात भेजा जा रहा है। जी, और जी कंटिन्यू। 2014 के चुनाव के वक्त इसी नरेंद्र मोदी ने बंबई में आकर बाबा साहब अंबेडकर के इंदू मिल में उनका स्मारक बनाने की घोषणा की थी, उसका भूमि पूजन वहां पर किया था। वहां पर आज तक 10 सालों में एक ईंट नहीं रखी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अरेबियन सी के अंदर पुतला लगाने वाले थे, उसका उन्होंने वहां पर भूमि पूजन किया था। उस वहां पर अभी तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ प्रॉमिसेस किए जाते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया जाता। ये महाराष्ट्र ने हम्म देखा है। किसानों की जो हालत है महाराष्ट्र में, मतलब 2014 में सोयाबीन, आप तो विदर्भ में भी जाते रहते हो, सोयाबीन के किसानों को 4,900 रुपया ये एमएसपी वहां पर मिल रही थी। आज 2,200 रुपया मिल रहा है। 2,200 रुपया, मतलब आमदनी दुगनी करने वाले थे, यहाँ प्रैक्टिकली वो आधी हो गई है, आधी से कम हो गई है किसानों की। तो पूरे महाराष्ट्र में किसान नाराज है। 60,000 स्कूल्स ये महाराष्ट्र में बंद कर दिए गए। 3 लाख टीचर्स ये बेरोजगार हो गए। ये 3 लाख टीचर्स की बीबियों को 1,500 रुपए दे रहे लाडली बहना के नाम पे, लेकिन पति की नौकरी चली गई है, वो उनसे छीन गई है। सोलापुर में एक फंक्शन हुआ था, जहां अजित पवार ने उस फंक्शन में आए हुए औरतों से सवाल किया कि आपको पैसे 1,500 रुपए मिले कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ मिल गए। उन्होंने एक लेडीज को खड़ा किया और उनको पूछा कि कितने पैसे मिले, तो उन्होंने कहा 3,000 रुपया मिला 2 महीने का। बोले आप क्या करते हो, पति क्या करता है, किसानी करता है। क्या करते हो, गन्ने की किसानी करते हैं। इस साल कितना गन्ना उगाया, उन्होंने कहा 500 टन। 500 टन। 500 टन जिन्होंने गन्ना उगाया है, 1 करोड़ रुपया कमाने वाले हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार ने 3,000 रुपया लाडली बहना का दिया। तो कोई भी स्क्रूटिनी हुई नहीं है। स्क्रूटिनी दिसंबर के बाद करेंगे ऐसी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जितने आइडॉल्स है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है बुजुर्गों का सम्मान करना। लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने शरद पवार जी के बारे में कहा था भटकती आत्मा है। इस बार अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार के सरगना है। उनको कह रहे हैं भ्रष्टाचार के सरगना, जिनको पद्म विभूषण दिया इन्हीं के सरकार ने। और उद्धव ठाकरे को कहा कि ये बाला साहब ठाकरे की असली संतान है कि नहीं। तो इस किस्म का अपमान महाराष्ट्र कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक परंपरा रही है, हमेशा सम्मान से बात करते, भले विरोधी हो, लेकिन उसके बावजूद सम्मान से महाराष्ट्र बात करते आए। एक पॉलिटिकल कल्चर रहा है।
छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ क्या हुआ वो सभी ने देखा। खोखला पुतला था, आरोपियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई, कल्पेबल होमिसाइड का, सदोष मनुष्यवध का गुनाह उस आरोपी के ऊपर लगाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से था और संघ से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको बचाने की कोशिश की गई। तो ये देखा है महाराष्ट्र में। क्या स्ट्रेटजी है महाविकास अघाड़ी की बीजेपी को पटकनी देने? क्या मैनिफेस्टो जारी हो? मैनिफेस्टो तो 6 तारीख को आएगा। 6 को आएगा, उस दिन बात करेंगे जरूर। जरूर। राहुल गांधी मुंबई आने वाले हैं। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये न्याय गारंटीज महाराष्ट्र के लिए जो है वो अनाउंस करने वाले हैं, तब उसका पता चलेगा। लेकिन आज जो सिचुएशन है, तो ये जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में है, महिलाओं की सुरक्षा का। तो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा यहाँ पर रहेगा। कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पुणे में एक करोड़पति लड़का ये अनरजिस्टर्ड पोर्शे कार में 2 लोगों को कुचलकर चला जाता है। उसके बाद नागपुर में चंद्रकांत बावलकुले, भाजपा का जो प्रदेशाध्यक्ष है, उनका बेटा, वो भी एक 2 करोड़ की गाड़ी में, ऑडी में, वो लगातार गाड़ियों को उड़ाते हुए जाता है रात को। उसको भी बचाने की पूरी कोशिश वहां पर होती है। नंबर प्लेट तक हटा दी जाती है गाड़ी से कि पता ना चले ये गाड़ी किसकी है। तो ये कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देखा हुआ है महाराष्ट्र में। किस तरह से लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, किस तरह से आवाज बंद करने की कोशिश की गई है। बड़े बड़े विद्वान, मतलब महाराष्ट्र में जो लिटरेरी फिगर्स है, राव साहब कसबे जैसे, जिन्होंने 70s के दशक में झोत नाम की एक किताब लिखी थी, संघ का पर्दाफाश करने वाली, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बहुत माने हुए, बहुत सम्मानजनक शख्स है, नासिक में ही रहते हैं। उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर जाकर उन्होंने आंदोलन किया था। तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति में, कल्चर में नहीं है। और ऐसी सूरत में ये इस बात का भी महाराष्ट्र को एहसास है, 2025 में संघ के 100 साल होने वाले हैं और संघ की ये कोशिश है कि 100वें साल में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। ये संघ की कोशिश रहेगी। 100वें साल में उनके शासन में संघ की शताब्दी होगी, ये उनकी पूरी कोशिश है। आज मुझे वीडियो मिले हैं, आप यकीन नहीं करोगे, नागपुर में विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन, जो शस्त्र पूजन संघ की तरफ से किया जाता है, मोहन भागवत ने जो शस्त्र पूजन किया, उस शस्त्र पूजन को डीआरडीओ का डायरेक्टर उपस्थित रहता है। और उन शस्त्रों में पिछले साल AK-56 थी, इस साल बोफोर्स का बॉम्बशेल है, मिसाइल है, शस्त्र पूजन में डिटोनेटर्स है। वो वीडियो में देख सकते हो आप। ये कौन सी परमिशन से इनको मिलते हैं? हाँ, नहीं, किसके लिए नहीं, किसके? ये तो मतलब देश का खतरा हो गया है। अगर भारत सरकार के सिंबल्स लगे हुए ऑर्डिनेंस, मिलिट्री ऑर्डिनेंस, ये संघ की शस्त्र पूजन में आते हैं और डीआरडीओ का डायरेक्टर वहां पर उपस्थित रहता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बात और बताऊं, डीआरडीओ का ही एक साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर नाम का, ये अग्नि मिसाइल की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी औरत को ये दे रहा था, विदेशों में जाकर उससे मिल रहा था। इसका ये सामने आने के बाद उसको अरेस्ट हुई है। उसी डीआरडीओ का डायरेक्टर इनके शस्त्र पूजन में उपस्थित रहता है। ये कौन से कानून के तहत हो रहा है? बटोगे तो कटोगे पोस्टर लगाया कि नहीं मुंबई में? हाँ, लगे हैं ना। बटोगे तो कटोगे, लेकिन बात वही है, बांटा किसने है? हाँ, रामायण से लेके आज तक लोगों को जाति जातियों में किसने बांटा है? ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये बंटवारा किसने किया है? इन्होंने ही बांटा है, इन्होंने ही काटा है। आज धर्म के नाम पर बात करते हैं, जब शादी की बात आती है तब ऊंच नीच आ जाती है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ
पानी पीने में, बारात जाने में, तमाम सब ये हाँ, सब घोड़े पर बारात निकालोगे तो मार डालते हैं। और आज मुसलमानों के खिलाफ हम सब हिंदू हैं, बटोगे तो कटोगे। नहीं, तो लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में दलित पिछड़ों ने लपक लिया है, बोला कि सही कह रहे हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे। कौन दलित अब काटेगा? बैकवर्ड। सर 900 साल मुगल यहाँ पर रहे, नहीं कटे हिंदू। नहीं नहीं, उसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन कुछ और हो गया ना, SC ST OBC बटोगे हाँ, तो हाँ, बटोगे तो हाँ, पीटोगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्लोगन भारी पड़ सकता है। जी, जी, ये उलट सकता है उनके ऊपर। तो मिला जुला के लॉ एंड ऑर्डर और जो बुजुर्गों का सम्मान है ना, जो अपमान जो किया जा रहा है, ये एक प्रमुख मुद्दा बनेगा, अपार्ट फ्रॉम महंगाई, बेरोजगारी और तमाम लोगों का आक्रोश भी मुद्दा है। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 40% बढ़ोतरी हुई है। 600 रुपया हम्म। लाइट बिल जो 2 महीने पहले आ रहा था, आज 1000 रुपया आ रहा है। वो राष्ट्र के नाम पे है, राष्ट्रवाद है। नहीं मतलब, बहन को जो 1500 रुपए दिए, उसमें ये सारे दामों में बढ़ोतरी करने के बाद दिवाली के दौरान दाल से लेके, शक्कर से लेके, तेल तक हर चीज के दाम बढ़ाए। उसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी है ही। ये हम्म। करके तो उससे 5000 रुपये उसके छीन लिए। कहने को 1500 दिए, लेकिन छीन लिए इतने पैसे। एजुकेशन, आप यकीन नहीं करोगे, 8 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार का डिसीजन है, मैथमेटिक्स और साइंस का पासिंग मार्क्स ये 35 से घटाकर 20 कर दिया है। अरे बाप। 35 से घटाकर 20। ये एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं है, खत्म कर रहे हैं इसको। चलिए, आप और फ्री होइए तो हम एजुकेशन पे ही एक बात करेंगे, महाराष्ट्र और एजुकेशन की। बॉम्बे जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अम्बेडकर का बहुत ही शानदार भाषण है 1927 का। जी, तो एक एपिसोड हम लोग महाराष्ट्र एजुकेशन, क्या एजुकेशन मुद्दा बनेगा इस चुनाव का, ये एक जरूर हाँ, हम लोग इसी वजह एपिसोड से। करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर करेंगे। चलिए, जरूरी शुक्रिया भी है। निरंजन साहब। और दोस्तों, निरंजन साहब हैं, लगातार बेबाकी से बोलते हैं और तर्क के साथ, फैक्ट के साथ। 6 तारीख को घोषणा पत्र जारी हो रहा है महाविकास अघाड़ी का। जब घोषणा पत्र जारी हो जाएगा तो उस शाम में हम लोग इस पे चर्चा जरूर करेंगे। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू।